जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं, तो मेरे अफसाने को पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं, वो इस अहद की बुराइयां हैं, समय की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है, दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालातों, जज्बात में हिजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहजीब तरद्दुम की और सोसाइटी की चोली क्यों उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि यह काम मेरा नहीं। लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ताए सियाह पर काली चौक से नहीं लिखता। सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं कि तख्ते सियाह की स्याही और ज्यादा नुमायां हो जाए। यह मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है, जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहे जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। यौम पैदाइश सादत हसन मंटो, उनका जन्मदिन है 1912 में। आज ही के दिन लुधियाना में जन्म हुआ था, जहां तक मुझे याद है। और उनकी 5 सेट के किताब है, दस्तावेज मैंने मंगवा ली है। लेकिन मैं उनको ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मंटो साहब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविकांत। डॉक्टर रविकांत मेरे टीचर भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, सीएसडीएस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिल्म हिस्टोरियन हैं, पीएचडी उन्होंने फिल्म पे किया है। और जहां तक मुझे याद है कि पार्टीशन और लिटरेचर पे आपने अपना एमफिल जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पांडे के साथ आपने किया है। इसलिए मैं सोचा कि आज रविकांत जी से ही बात करूं। मंटो साहब को उन्होंने खूब पढ़ा है, जहां तक मैं जानता हूं। दक्षिण एशिया के बड़े कहानीकार रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं। तो उन पे हम सीधा रविकांत जी से बात करेंगे। और रविकांत जी, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत शुक्रिया रतन। हम तकरीबन 1 साल बाद मिल रहे हैं और पिछला लॉकडाउन जब हम अम्बेडकर नामा शुरू किया था आपने और हम लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत योगदान दिया था, बातचीत शुरू की थी, तो ये अंदाजा नहीं था कि हम दुर्काल से उससे भी बड़े दुर्काल तक पहुंच जाएंगे। और जी। ये अंदाजा नहीं था कि इतनी त्रासदी जो हमारे इर्द गिर्द पसरी हुई है, लगभग उसी जमाने की याद दिलाएगी जिसकी याद मंटो अपनी कहानियों में दिलाते हैं, यानी पार्टीशन के जमाने में 1 मिलियन 10 लाख लोग मर गए थे रतन। हमारे इतिहास का एक रंजित पन्ना है, उससे ज्यादा जिंदगी हमने एक साथ नहीं खोई। उसके बाद यही है वो दौर जब हमने इतने लोग अपने खोए हैं, रिश्तेदार, दोस्त, जाने अनजाने, अमीर गरीब, कितने स्कॉलर्स, कितने बुद्धिजीवी, कितने लेखक, सब हमारे बीच से उठकर चले गए और हम देखते रह गए। सांसों के लिए फड़फड़ाते तड़पते पंछियों की तरह गुजर गए और हम उनको देखते रह गए। तो ये बहुत अच्छी भूमिका आपने दी है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त जमाना वही था तब और वही नाकाबिले बर्दाश्त जमाना अभी है। इसलिए मंटो को याद करना बिल्कुल बनता है और ये अफसोस की बात है कि मंटो को हमें अभी भी याद करना पड़ता है और दुख और त्रासदी के समय याद करना पड़ता है, इसलिए कि मंटो जो समाज की आलोचना कर रहे थे, एक ऐसा समाज जो संवेदनहीन समाज था, एक ऐसा समाज जिसके लिए जान की कीमत नहीं थी, एक ऐसा समाज जो सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकता था, जो राष्ट्र के नाम पर लोगों को गिनता था या उन पर अधिकार जताता था। तो ऐसी विचारधाराएं
जिनके खिलाफ लगातार मंटो लिख रहे थे, वो दौर अभी भी लगता है हमारे बीच ही है। इसलिए ये बातें तब तक चलेंगी जब तक मंटो का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक ये नाकाबिले बर्दाश्त दुनिया ऐसी रहेगी। तो बहुत अच्छा किया कि मंटो को याद किया, उनकी यौम पैदाइश पे। बहुत कम जिए और हमने जैसा कि जिक्र किया आपने, हमने एमफिल किया था 1993-94 के दौर में, 92-93-94, और खूब पढ़ा था मंटो को। उस समय उर्दू आती नहीं थी, हिंदी में पढ़ा था, दस्तावेज मंटो से ही पढ़ा था। तो उन्होंने जो भी विधा उठाई, मंटो ने क्या क्या किया। मंटो ने आला तरीन कहानियां लिखी, बहुत बड़ा मोपासा, चेखव, उस तरह की कहानियां लिखी, उस दर्जे की कहानियां लिखी। प्रेमचंद पहले हो चुके थे उनसे, लेकिन प्रेमचंद से कोई कम नहीं है मंटो क्राफ्ट का, जहां तक सवाल है। और मंटो ने बेझिझक लिखी। मंटो ने, जैसा कि उस कोट में जाहिर था जिसको आपने दिया, कि मैं सफेद को स्याह करने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं स्याह को सफेद करने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं किसी को बुरा बताने के लिए नहीं लिखता हूँ। समाज है ही इतना बुरा कि मैं जो लिखता हूँ तो उसको अपनी बुराई नजर आने लगती है मेरी कहानियों के आईने में। मंटो ने फिल्मों के लिए भी लिखा। मंटो ने करीब 100 रेडियो के मंजरनामे लिखे, यानी नाटक लिखे। रेडियो जिस समय 1930 के दशक में भारत में फैल रहा था, तो सआदत हसन मंटो उन लेखकों में से थे, कृष्ण चंद्र और कई लेखकों के साथ, जो दिल्ली में बैठकर वहीं सिविल लाइन्स में हमारे ऑफिस के पास और आपके घर के ठीक है जो परमानंद हॉस्पिटल है, वहीं पर वो ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर होता था और मंटो वहीं काम करते थे। वहीं बैठकर, फिर मुंबई में बैठकर, फिर लाहौर में, कई जगहों पे उन्होंने ढेर सारे मंजरनामे लिखे। तो रेडियो को लोकप्रिय बनाने का काम उन्होंने अपने नाटकों के जरिए किया और रेडियो को एक जरूरी माध्यम बताया। आज एफएम के जमाने में ये कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में मंटो सिनेमा और रेडियो की पैरवी कर रहे हैं, हालांकि वो बेसिकली साहित्यकार हैं। ये बड़ा दिलचस्प। तो मंटो को आमतौर पर जो दर्दमंद मसीहा के रूप में हम देख सकते हैं। सबॉल्टन पीड़ा जो पैदा होती है पार्टीशन के पसे मंजर में, पार्टीशन के दौरान, उसका सबसे आला तरीन दर्दमंद मसीहा और चितेरा मंटो ही हुआ है। जाहिर है कई फिल्में यहाँ भी बनी हैं मंटो पर, हाल में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली फिल्म बनी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से अपील करूंगा कि वो सरमद खुसट की फिल्म, जो पाकिस्तानी सीरियल है, कई 20 भागों में है, वो YouTube पर उपलब्ध है, उसको जरूर देखें। अगर मंटो से रूबरू होना चाहते हैं, अगर मंटो को समझना चाहते हैं, तो मंटो को खुद पागल खाने में वक्त व्यतीत करना पड़ा था। लोगों ने उनको पागल करार दे दिया गया था, विक्षिप्त हो भी गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतनी त्रासदी उनके इर्द गिर्द हुई कि वो बर्दाश्त उसको एक तरह से नहीं कर पाए, दारू के नशे में रहने लगे। और इन दोनों का मिला जुला असर ये हुआ कि उनकी जिंदगी छोटी हो गई, सिर्फ 42 साल की जिंदगी। लेकिन जाहिर है कि क्वालिटी ऑफ जो वर्क है, क्वालिटी ऑफ वर्क मंटो का है, वो इतना ज्यादा है कि उसको सिर्फ उम्र के वर्षों में नहीं गिना जा सकता है, उससे नहीं नापा जा सकता है। मंटो ने हंगामा किया अपनी कहानियों से। जैसे शुद्धतावादी लोग जो थे, मुल्ले थे, चाहे जो कानून था उस समय का, अंग्रेजी राज का कानून था, या अंग्रेजी राज के बाद भी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का जो कानून था, उदाहरण के तौर पर, वहां भी उन पर कई मुकदमे चले कि आपने जो कहानियां लिखी है, उदाहरण के तौर पर खोल दो, है ना, खुदा की कसम, ऐसी कहानियां जो आपने लिखी है, ये सारी की सारी कहानियां फहश कहानियां, फौश कहानियां हैं, यानी अश्लील कहानियां हैं। आप जिनसी मसाइल पे, आप शरीर पर लिखते हैं, आप लज्जत देते हैं लोगों को, आप पोर्नोग्राफी लिखते हैं। आरोप ये था मंटो। हर बार पढ़े लिखे जजों ने पढ़कर मंटो को बरी किया। मंटो ने उनका खूब मखौल भी उड़ाया, उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का जो उन पर चली। इस पर चुगताई के साथ भी वो
बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं उर्दू की हमारे यहाँ, ठीक है, जिन्होंने सेक्सुअलिटी के मसलों पर लिखा, और उनके साथ उन्होंने यात्राओं का जिक्र किया है उस न्यायिक प्रक्रिया में, कोर्ट में जाकर गवाही देने की प्रक्रिया, उन सब का जिक्र उन्होंने किया है। और सरमद खूसट के सीरियल में भी बहुत सारी ये चीजें आती हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग देखें। अब जरा कुछ उनकी कहानियों का जिक्र किया जाए। रतन, मंटो इतने महान कहानीकार क्यों है और उनका रेलेवेंस अभी भी क्यों है? तो मैं एक कहानी तो बहुत मशहूर है उनकी, टेटवाल का कुत्ता, है ना, कि एक सरदार है, वो उस पागल खाने में ही है जिसका बंटवारा हो गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो जितने सरदार हैं, बिशन सिंह भी उसमें से एक है, उसको अब हिंदुस्तानी पागल खाने में आना पड़ेगा पाकिस्तान से। उसके जैसे कैदियों का ट्रांसफर हो रहा है वैसे ही इनका भी ट्रांसफर, पागलों का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन बिशन सिंह अड़ गया। बिशन सिंह बोला नहीं, मैं टोबा टेक सिंह में ही रहूंगा। टोबा टेक सिंह उसके गांव का नाम, ठीक है, और वो अजीब चीजें बोलता है, अजीब भाषा में बात करता है, जिससे पता चलता है कि वो पागल है, और बहुत सारे पागल वैसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो रिफ्यूज कर देता है, जब अधिकारी उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करता है रिफ्यूज कर देता है। अंततः उसके जिद, उसके सत्याग्रह का परिणाम यह होता है कि वह उस जमीन में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नोमैंस लैंड है, उसमें वो ढेर हो जाता है, मर जाता है। यानी उसके शरीर पर, शरीर तो उसका मर गया रहता, लेकिन उसके शरीर पर कब्जा नहीं हो पाया, न हिंदुस्तान का न। तो उस त्रासदी में जो उसकी मौत है, दो राष्ट्रों के बीच में जो ये मौत होती है, उनके जिद के बीच में, उनकी राजनीति के बीच में जो ये मौत होती है, उसका वो न सिर्फ गवाह बनता है, उसका एक अमर आलोचक भी बनता है कि नोमैंस लैंड की भी एक जगह होनी चाहिए। वहां से राष्ट्रों को अगर आप देखेंगे तो उनकी क्रूरताएं आपको नजर आएंगी, उनकी असंवेदनशीलता नजर आएगी। उसका मतलब क्या मतलब है, जो उस इंसान के दर्द को नहीं समझ पाया, जो पागल है, निरीह है, जो सिर्फ इतना कहता है कि मैं अपने गांव में रहना चाहता हूँ। तो टोबा टेक सिंह अमर कहानी है, विश्व साहित्य की धरोहर है, ठीक है। एक उसी तरह की और दिलचस्प कहानी लिखी थी सादत हसन मंटो ने, और उसका नाम है टेटवाल का कुत्ता। उसका हमने तरुण सेंट हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, हमारे साथी है ना, हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे। तो जब एमफिल किया हमने, तो इसमें एक कुछ लेख हमने शामिल किए, और टेटवाल का कुत्ता का भी अनुवाद किया इसमें, ट्रांसलेटिंग पार्टीशन। इसको दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी इसको पढ़ते आए हैं इस किताब को। तो टेटवाल का कुत्ता क्या है? अब कुत्ते की कहानी, तो जाहिर है कुत्ते की कहानी वो है नहीं, कहानी तो एक शरणार्थी की। तो शरणार्थी को केंद्र में रखकर जिन महिलाओं का रेप होता है, बलात्कार होता है इतनी बड़ी तादाद में, जो महिलाएं डार से बिछुड़ जाती, जो महिलाएं अपने लोगों से बिछुड़ जाती, जिनका व्यापार किया जाता है, जो दर बदर डोल रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, ऐसी महिलाओं का चित्रण अलग अलग कहानियों में किया है। उसी तरह से टेटवाल का कुत्ता में एक कुत्ते की बड़ी दिलचस्प कहानी, ठीक है, सुनाऊं? हाँ तो, हाँ, ये कश्मीर की कहानी है, ठीक है। आप उसी हिलिए नहीं, समय थोड़ा पार्टीशन के हिलिए समय नहीं सर, हिलिए नहीं, आप इत्मीनान से एक जगह स्थिर, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होके बैठ जाइए। हाँ, वाह वाह, थोड़ा सा बस। हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट, आप बोलते रहिए। तो तकसीम हिंद पार्टीशन के दौरान की ही कहानी है, और कश्मीर में सेट है। उस समय कश्मीर में ज्यादा हो नहीं रहा है, दोनों तरफैन यानी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आर्मी की दो टुकड़ियां आमने सामने हैं पहाड़ियों पर, लेकिन बोर हो रही हैं क्योंकि ज्यादा हो नहीं रहा है। बीच बीच में कोई गोली चला देता है इधर से, तो उधर से भी कोई, उधर जब कोई चाय आता है तो धुआं उठता है, तो इधर वालों को भी दिखाई देता है वही धुआं। उधर कोई हीर गाता है पंजाबी में,
तो इधर वाले भी उसका मजा लेते हैं। तो एक ही संस्कृति है, एक ही परंपरा है, लेकिन अब उनके दरमियान एक बॉर्डर, एक सीमा रेखा खिंच गई है, एक हद तन गई है जो अंतरराष्ट्रीय दीवार बन गई है एक तरह से। लेकिन बोरियत है आमतौर पर, तो उस बोरियत को मिटाने के लिए लोग क्या करें, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो एक कुत्ता आ जाता है, ठीक है, एक कैंप में कुत्ता आता है, पाकिस्तानी कैंप में आता है, तो उस कुत्ते से ये लोग खेलने लगते हैं, लगता है भूखा सा है, शरणार्थी जैसा लगता है उनको। और वो लोग आपस में उसको कहते हैं कि कुछ खिलाते पिलाते खेलते हैं, और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या, कहाँ से आए हो, मतलब शिनाख्त करते हैं, उसकी पहचान जानना चाहते हैं कि है कौन। तो बोलते हैं अरे इसका नाम हम दे देते हैं, एक तख्ता लटका देते हैं, तब पर सुन है, ये एक पाकिस्तानी कुत्ता है। अभी तक तो कुत्तों को हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी नहीं कहा जाता था, लेकिन अब चूंकि नए दो मुल्क बन गए हैं, तो या तो हिंदुस्तानी होंगे कुत्ते या तो ये कहकर उनको कुत्ते को भेज दिया जाता है कि देखो वापस आना, यहीं रहना, हमारे कुत्ते हो मेरे साथ, और अगर तो तुमने कार्य की हमारे साथ तो परिणाम बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी कैंप की टुकड़ी उसको इस तरह से संदेश देकर छोड़ देती है। वो कुत्ता को तो कुत्ता ही है, आवारा है, वो चला गया, दूसरे कैंप में चला गया। अब ये कैंप वो उर्दू में लिखावट देखता है तो बहुत परेशान होता है, कहता है ये क्या, ये इस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कुत्ता है। उन्होंने वो नोच करके कहा नहीं, चपड़ झुनझुन है ये, इसका ना ये हिंदुस्तानी कुत्ता है, ठीक है। पहले पाकिस्तानी कैंप में जाता है कि पहले हिंदुस्तानी कैंप में, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा चपड़ झुनझुन ये कुत्ता है, ठीक है। फिर ख्याल से पहले हिंदुस्तानी कैंप में जाता है। बहरहाल फिर वो कुत्ता को वही संदेश दिया जाता है कि वापस मत जाना और हमारे पास रहना, तुम हमारे कुत्ते हो। लेकिन कुत्ता फिर से कुत्ता ही ठहरा, वो निकल लेता है। और कुत्ता बीच में फिर से जब लगभग वैसे ही फंस जाता है, दो कैंप के गोलियों की बौछार के बीच में, जैसे कि सिंह फंसा हुआ था वहां पे। और कुत्ता बेचारा, ये लोग, कुत्ता बीच में फंसा हुआ है, इधर से भी गोली दाग रहे हैं, उधर से भी गोली दाग, कभी वो इधर जाता है, कभी वो उधर जाता है, तभी एक गोली उसको लग जाती है और कुत्ता बीच में ढेर हो जाता है। और उसको ये लोग श्रद्धांजलि देते हैं, दोनों ही तरफ के सिपाही। एक कहता है कि शहीद हो गया बेचारा, दूसरा कहता है वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है। कहानी तो कुत्ते की है, लेकिन जाहिर है ये कुत्ते की कहानी नहीं है। उस मजलूम, उस परेशान हाल, उस बेबस मानवता की कहानी, जिसे राष्ट्र की राजनीति अचानक उलझा करके, कांटों में, बॉर्डर के कांटों में उलझा कर लहू लुहान करके छोड़ दिया। तो मंटो की इस तरह की कहानियां उसी तरह से खोल दो कहानी है, और वो कहानी पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिसमें एक महिला है, लड़की है, और वो उसको उसकी माँ, उसके बाप बार बार खोज रहे हैं कि वो कहाँ गई है। अभी तो उसको देखा था कुछ दिन पहले, शरणार्थियों ने, ये जो स्वयं सेवक हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने उसको देखा है। लेकिन आखिर में जब वो दिखाई पड़ती है बाप को, तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई किस तरह, जब डॉक्टर कहता है खोल दो, तो डॉक्टर की इशारा करता है कि खिड़की खोल दो, हवा आने दो, लेकिन वो अपना खोल दो जैसे ही सुनती है कि इजार बंद नीचे कर लेती है, अपनी सलवार नीचे कर लेती है। भाषा के साथ, उसके देह के साथ इस इतने बार बलात्कार हुए, इतनी बार अन्याय हुआ कि भाषा के साथ उसका रिश्ता बिगड़ गया, बगैर बताए हुए कि उसके साथ क्या हुआ। शरणार्थियों में स्वयंसेवक ही जो थे, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने
उसके साथ ये अन्याय किया, बलात्कार किया, बार बार बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। मंटो बता रहे हैं कि क्या कैसे इंसानियत का भाषा के साथ रिश्ता बिगड़ गया, इतना इंसान ने इंसान पर इतना अन्याय। तो मंटो की जो आलोचना है बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी। मंटो समझौता नहीं करते, मंटो किसी से डरते नहीं, मंटो जो जैसा है उसको वैसा रख देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो यथार्थवाद भी नहीं है। मंटो गांधीवाद के भी आलोचक हैं, मंटो मार्क्सवाद के भी आलोचक है, मंटो हर तरह की गैर बराबरी की आलोचना करते हैं। मंटो के किरदार जो है हाशिए के, मंटो के किरदार इस अस्मिता या उस अस्मिता में फंसे हुए नहीं है। मंटो के किरदार बहुत बड़े मानवीय किरदार है, लगभग छोटे किरदार, बहुत छोटे किरदार जो बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे किरदार जो तवायफ लेकिन मानवता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मोजेल हो या ऐसे आम लोग हैं जो धोखे में या बहाव में आकर, ऐसी परिस्थितियों में आकर कुछ गड़बड़ कर गुजरते हैं, अन्याय कर गुजरते हैं, लेकिन उसका उनको इतना बुरा महसूस होता है, उनको इतना अपराध बोध महसूस होता है कि वो खुद अपने शरीर पर उसका असर महसूस करते हैं। ईश्वर सिंह चूंकि बलात्कार करता हुआ फिरता है उस जमाने में, ईश्वर सिंह खुद ही उसका शरीर निर्जीव हो जाता है, उसमें पौरुष नहीं बच जाता है। कितनी भयानक कितना भयानक अंकन है शरीर पर, चारों तरफ जो गुजर रहा है उसके मानस पर क्या असर पड़ रहा है, इसका कहानियों के जरिए मंटो ने आकलन किया। मंटो एक अच्छे इतिहासकार की तरह अपने अखबारों की कतरनों से कहानियों का बेसिक प्लॉट उठाते थे और उसमें मानवीय गरिमा भरते थे, मानवीय रंग भरते थे। उस कतरन को जो हम लोग रोज संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं, रतन वहां पर गंगा की लाशें मिली, ठीक है, ये लोग इमरजेंसी में ही रह गए, इमरजेंसी से अंदर। उस संख्या को इंसान बनाने का काम, उस सुर्खी को, अखबार की सुर्खी को इंसानी रंगत देने का काम, वापस इंसान बनाने का काम मंटो ने किया, शब्दों के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए। रतन शानदार सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा। मैं जाहिर है कि जितना मैंने सुना उनके बारे में, आज अगर वो चाहे भारत में होते या पाकिस्तान में होते, उस सत्ता के खिलाफ ही उनकी कलम बोलती, इतना तो तय इसमें है। कोई शक, हाँ। इसमें कोई हाँ, शक नहीं, मंटो कभी भी सत्ता के साथ नहीं रहे, चाहे वो अंग्रेजी सत्ता हो, उसकी जो विसंगतियां थी, उसके कानून की जो विसंगतियां थी, उसकी बात करें, चाहे राष्ट्रवादी ताकतों की जो, जैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी थी मूत्री है, मूत्री एक कहानी है एक पब्लिक टॉयलेट की मुंबई में, जो कांग्रेस हाउस और जिन्ना हाउस के बीच में था, कांग्रेस भवन और जिन्ना हाउस के बगल में था, ठीक है। उसमें एक आदमी जाता है पेशाब करने, ठीक है, तो वो करता है तो वहां पे एक स्लोगन लिखा, हम तो देखते ही हैं कि शौचालयों में इस तरह की इबारतें लिखी जाती हैं। वीना दास ने कहा है ना अपनी किताब में क्रिटिकल इवेंट की, वादी समाज जो है हम कहीं न कहीं वो औरतों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर आपस की लड़ाइयां लड़ता है ना। तो जब हम गालियां देते हैं महिलाओं के नाम की, तो जाहिर है हम एक दूसरे से हिसाब चुकता करते हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में है ना, इसीलिए महिलाओं का एक्शन हुआ, इसीलिए उनका रेप हुआ पार्टीशन के दौरान, इसीलिए उनको खास तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, ठीक है। तो उसी पस मंजर में ये कहानी है। तो उसमें जब एक बंदा गया पेशाब करने मूत्री में, तो उसने एक स्लोगन लिखा हुआ पाया कि हिंदुओं की माँ का नहीं, मुसलमानों की माँ का पाकिस्तान बना, ठीक है। दूसरी बार जब गया तो वहां पे दूसरा स्लोगन लिखा हुआ था
हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा, यानी युद्ध चल चुका है। तीसरी बार गया तो उसमें लिखा था कि दोनों की माँ का हिंदुस्तान मारा। तो उसने कहा मूत्री तो बदबूदार होती है, लेकिन एक क्षण के लिए इस तीसरे स्लोगन से खुशबू वहां पर पैदा हो गई। मंटो उस खुशबू का नाम, जो इस गलीज हरकत जो लोग करते हैं धर्म के नाम पर, उनकी आलोचना करने वाली खुशबू का नाम। एक आखिरी सवाल, बम्बई का नाम बीच में आ ही गया है, तो मंटो साहब का रिश्ता भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा के साथ कैसा था, क्या था? उनके कई दोस्त थे, हमने थोड़ा पढ़ा है, अशोक कुमार भी उनके जानकार थे। तो थोड़ा-सा बॉलीवुड, चूँकि आपने बॉलीवुड पे भी फ़िल्म पे काम किया है, पीएचडी किया है और मंटो पे एमफ़िल किया है, तो ये शानदार कॉम्बिनेशन है। तो उनके बॉलीवुड से ज़रा जो नहीं, दोस्त थे उनके जी। मंटो ने कुछ साल गुजारे ही मुंबई में और आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। अशोक कुमार, देविका रानी, हिमांशु राय, इन सब के साथ काम किया उन्होंने, है ना। बॉम्बे टॉकीज करीब 6 कुछ फिल्मों के लिए, 8 डेज जैसी फिल्में, शिकारी जैसी फिल्में, उसके लिए स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखा। लेकिन मंटो का जो करियर है वो दरअसल सिनेमा से जुड़ता है बतौर पत्रकार के रूप में। मुसव्विर अच्छा, नाम का एक अखबार निकलता था, उसमें वो लिखते थे। बाबूराव पटेल जो फिल्म इंडिया के एडिटर थे, उनके साथ भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया था। लेकिन जाहिर है मंटो उर्दू में लिखते थे। मंटो ने बहुत अच्छी नक्काशियां लिखी, मतलब नक्श खींचे हैं लोगों के। नरगिस पर बहुत अच्छा लिखा है। नरगिस से उनके बड़े ताल्लुकात थे, नजदीकी ताल्लुकात थे उस घराने से, जद्दन भाई से, नरगिस से, ठीक है। उनकी पत्नी से भी उनके बड़े नजदीकी रिश्ते थे। तो उनके बारे में लिखा है, बाबूराव पटेल के बारे में लिखा है, श्याम के बारे में लिखा है। श्याम उस समय बहुत बड़े नायक थे। अशोक कुमार के बारे में भी लिखा है। और कैसे ये लोग भरसक कोशिश कर रहे थे पार्टीशन के दौर में मंटो को हिंदुस्तान में ही रखने की, लेकिन मंटो पर भारी पड़ रहा था मुंबई का माहौल, जो जहरीला माहौल, सांप्रदायिक माहौल बन रहा था, वो भारी पड़ रहा था और ये लोग उनको रोक नहीं पाए और रुक नहीं पाए। लेकिन मंटो ने जो स्केचेस लिखे हैं, आगा हर्ष कश्मीरी उनके एक तरह से आदर्श थे, जो कि बहुत बड़े लेखक हुए हैं फारसी थिएटर के और सिनेमा के, और शेक्सपियर का जिन्होंने अनुवाद किया था उस जमाने में फिल्मों के लिए, तो उन पर भी लिखा है। कई सितारों के बारे में लिखा है। जबरदस्त लेखक थे। जब जीवनी में लिखते थे तो उतने ही मजे से लिखते थे, अंतरंगता से लिखते थे, लेकिन छोड़ते नहीं। गॉसिप भी बड़े मजेदार ढंग से, बहुत रचनात्मक ढंग से करते थे, बड़ी शालीनता से करते थे, किसी की इज्जत नहीं उखाड़ते थे। बड़े शालीन इंसान और बड़े आला आला दिल इंसान मंटो थे। वरना उस तरह की कहानियां वो लिख नहीं पाते, जिस तरह की कहानियां आज भी अमर हैं। और अभी भी हम मंटो के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं। लगता है कि इतनी दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जीवन का हौसला मिलता है मंटो। सर आखिरी सवाल, जिसमें मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी है कि जिस समय मंटो अपने टॉप पे थे करियर के, जो भी करियर था उनका, अंबेडकर भी टॉप पे चल रहे थे। और आपने जो पढ़ा है, कहीं कोई रेफरेंस आया है अंबेडकर के ऊपर उन्होंने लिखा हो, किसी मूवमेंट पे लिखा हो, कुछ इस तरह का रेफरेंस आया है? मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी होगी इसमें। हाँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जाहिर है कि अंबेडकर साहब की दिलचस्पी जाति के सवाल में थी, और खास तौर पर ऐसी जातियों में ऐसे थी जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, या जिसे कुछ ऊंच नीच की व्यवस्था जो हमारी जाति व्यवस्था है, उसमें हिंदुओं में और मुसलमानों में, दोनों में, जिनको अलग कर दिए। मैं लेकिन एक समानता देखता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मंटो सीधा सीधा जाति के सवाल से, मंटो मिला जुला कर एक अर्बन राइटर, एक शहरी लेखक है। गांव पर उन्होंने बहुत कम लिखा है। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो किरदार हैं मंटो के,
उन 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 उनकी उनमें जाति का नाम नहीं हो भले ही, लेकिन वो कोचवान के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो टांगा चलाते हैं, वो उनसे भी बाहर हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा में फिर भी कहीं न कहीं जगह पाते हैं। तो मैं मानूंगा कि अगर मंटो तवाइफों के बारे में लिख रहे हैं, शरणार्थियों के बारे में लिख रहे हैं और उसकी जाति की शिनाख्त उतनी नहीं करते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो करीब करीब उस तबके के बारे में लिख रहे हैं जो समाज से बिल्कुल ही बाहर है, और ज्यादातर किरदार शहरी किरदार है, जो समाज में जगह नहीं पाते हैं, आदर नहीं पाते हैं, एक तरह से बहिष्कृत भारत के लोग हैं वो भी। यस। तो लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, हमें फिर से मंटो को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई असरात अम्बेडकर के मंटो में मौजूद हैं या नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उस ढंग से अभी तक उसको देखा नहीं है, लेकिन हम लोग को देखना चाहिए, विद्यार्थियों को देखना चाहिए, नए नए लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, और ये बहुत अच्छा सवाल है रतन। मेरे हाँ पास तो अभी सीधा जवाब नहीं है इसका, है ना। कोई बात नहीं, ज्ञान की प्रक्रिया तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे लोग सीखते हैं। हम भी 10 साल पहले जो थे, आज जो है वो अंतर है, समझ का भी, पढ़ने लिखने का भी विकास होता रहता है, जैसे एक व्यक्ति का विकास होता है। लेकिन जब मैं मंटो को पढ़ूंगा तो मैं इस दृष्टिकोण से भी उनको समझने की, मैं पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि 30 में गांधी अंबेडकर जो पूरा विवाद चल रहा है और दोनों स्टालवर्ट लीडर हैं, वो पैरेलल्स हम ड्रॉ कर देखने की कोशिश करें कि मंटो उस पूरे विमर्श में जाति के सवाल पर, चाहे कैसा भारत हो, अंबेडकर के विचारों और उनके विचारों में कितनी समानताएं हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत मजा आया। और अभी वीडियो चढ़ाता हूं तुरंत। और शुक्रिया। और जब आप पहले अम्बेडकरनामा से जुड़े थे तो उस समय हमारे अम्बेडकरनामा परिवार के कम सदस्य थे, लेकिन अब 75,000 पहुंचने जा रहा है और बहुत 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 जल्दी। बहुत बात है ये तो। हाँ, तो बहुत बढ़िया 75,000। जा रहा है। तो फिर मुलाकात होगी सर, तब तक गुड नाइट। हाँ, इस मंच की जरूरत थी, वो जाहिर हो गया, इस मंच ने अपनी उपादेयता सिद्ध कर दी। लोग लॉकडाउन में बैठ करके ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आलोचनात्मक ढंग से सोच रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। रतन, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।